Hello and welcome to the investment school. And this is powered by Foxes Financials. My name is Jeet. I am a SEBI registered analyst. And आज का जो वीडियो is about the Indian aviation industry space in our economy. And इसके बारे में हम इन डेप्थ रिसर्च करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है इज अराउंड दी करेक्शन फेज. बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है, जिनके स्टॉक्स 15 से 35% तक करेक्ट हो चुके हैं. एंड इट्स अ राइट टाइम टू गो फॉर ए शॉपिंग ऑफ दी स्टॉक्स. एंड हमेशा हम लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि हमेशा इन्वेस्टमेंट हमें करना हो तो मार्केट डिप में करना चाहिए. इट्स वेरी करेक्ट थिंग. एंड इसकी भी एक स्ट्रैटेजी हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू हैव टू पुट द मनी इन द मार्केट, एंट्री एंड एग्जिट विद द बीटा एंड वैल्यू एट रिस्क फैक्टर्स. तो अभी हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री. एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एनालिसिस. इसका पार्ट टू भी आएगा जल्दी. एंड सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है इन द फ्यूचर. बिकॉज यहाँ पर जो मिडिल क्लास डेमोग्राफिक्स है एंड वर्किंग ग्रुप्स है, उनकी अंदर जो डिमांड है इन ट्रैवलिंग इनटू द एयरक्राफ्ट, वो धीरे धीरे बढ़ रही है. एंड करेंटली जो अभी हमारा जो एयरक्राफ्ट कैपेसिटी है, हमारे देश में कितने सारे प्लेन्स है, उसमें से 800 पैसेंजर व्हीकल्स है. उसका जो पर्टिकुलर जो फ्लीट साइज है, वो आने वाले टाइम पे 1400 हो जाएगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. एंड बाय 2042 इट विल बी मोर देन 2500 ऑफ एयरक्राफ्ट. यहाँ पर 2200 दिया, पर मेरा जो अनुमान है, ये मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, बट जो मेरा अनुमान है दैट विल बी गो टुवर्ड्स दी 2500 एयरक्राफ्ट. सो अगर कैपेसिटी साइज एंड एक्सपेंशन हो रही है, इट मीन्स दैट कि अभी भी ग्रोइंग फेज में है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री. दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करेंगे इज अबाउट द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर. अब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. एंड करेंटली जो 6 एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हुए हैं अंडर दी पीपीपी मॉडल, नॉट, अगर मैं बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑपरेशंस की भी बात कर रहा हूँ, मेंटेनेंस की भी बात कर रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं 6 एयरपोर्ट्स बने हैं. एंड पीपीपी मॉडल का मतलब ये हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. हम लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स को लीज कर रही है टुवर्ड्स दी प्राइवेट सेक्टर. एंड ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब खुद एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा केपेक्स लगता है. केपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत पैसे लग जाते हैं. तो इन लोगों ने कोलैबोरेट किया विद द प्राइवेट सेक्टर. एंड ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है कि आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन, जब जितने भी साल के लिए लीज में दिया जाएगा, उसमें जो भी रेवेन्यू बाय द एयरपोर्ट्स बनेगा, वो कहीं ना कहीं विल बी बेनिफिटेड टू द प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल. तीसरी चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले इज अबाउट द एमआरओ सर्विसेज. एमआरओ सर्विसेज मींस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज ऑफ बोथ एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट. अब हमारे यहाँ पर दो मेन सेगमेंट्स है, एक एयरपोर्ट्स है एंड एक एयरक्राफ्ट है. यहाँ पे अब इस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मेंटेनेंस, रिपेयर, सब कुछ हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा. एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है. तो कहीं ना कहीं 2018 में ये एंटिसिपेट कर दिया गया था कि जो इंडस्ट्री की साइज है एमआरओ सर्विसेज, बाई 2028 वो 3 गुना हो जाएगी. ओके. सो ये भी हम देख सकते हैं कि $800 मिलियन का 2018 में इसका मार्केट साइज था. वो जाकर 2028 तक $2.4 बिलियन का हो जाएगा, यानी कि 3x ग्रो. फिर यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिसी सपोर्ट की. कोई भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा काम आते हैं. तो पॉलिसी सपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड 100% एफडीआई इन द डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस. एंड इसमें से 49% जो आएगा वो गवर्नमेंट रूट से आएगा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आएगा. ओके. एंड कहीं ना कहीं 100% एफडीआई इसलिए भी अलाउ किया गया है ताकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके फ्रॉम दी आउटर साइड एज वेल, नॉट फ्रॉम दी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल. एंड अगर इसकी वैल्यू चेन के बारे में हम लोग समझे कि इसमें कौन से वैल्यू चेन है एंड उसकी एनालिसिस हम लोग अगर करें आगे जाकर, तो यहाँ पर 4 मेन वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा. दैट इज द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लीजिंग. वो कंपनीज जो एयरक्राफ्ट बनाती है, वो कंपनीज जो एयरक्राफ्ट को लीज करती है टू दी एयरलाइन कंपनीज. ओके. वो सारी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग एनालिसिस. दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट दी एयरलाइन ऑपरेटर्स, कि एयरलाइंस को कौन मैनेज करता है, पैसेंजर रूट्स को कौन मैनेज करता है. द थर्ड वन इज द मोस्ट क्रूशियल वन, दैट इज द एमआरओ सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स. इसमें बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल में किसी का आईपीओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. द फोर्थ वन इज एविएशन सपोर्ट सर्विसेज.
अब एयरपोर्ट को अगर हम लोग डीपली देखें तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम एंड फैसिलिटी होता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती है ना, एयरपोर्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गए, इनको भी मैनेज करती है। उन सारी कंपनीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे डिमांड, जो कंज्यूमर डिमांड है बिटवीन द डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल। सो अगर आप लोग डेटा को देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पर देखोगे बिटवीन 20 फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 2022, इसका जो डिमांड था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था बिकॉज ऑफ द कोविड-19, वो थी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। लेकिन करंटली अब वापस से ये 2023 एंड 2024 में अपवर्ड साइड्स आपको देखने को मिलेगी एंड कंटिन्यूअसली ये अराउंड 8 to 9% CAGR में ये ग्रो करेगा। एंड एक चीज़ आप यहाँ पर मार्क करना, अगर यहाँ पर दो बार्स दिए हुए ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज इज फॉर द कैपेसिटी, द टोटल कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, एंड द सेकंड वन इज डिमांड, एंड दोनों के केपीआईज किलोमीटर में दिए हुए हैं। अब आप लोग ये समझना कि कैपेसिटी जितना है एंड उसके अकॉर्डिंग टोटल डिमांड है, वो कहीं ना कहीं कम है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 इज 83.4%, वो बढ़कर अब 87.6% हो गया है। तो ये जो डिमांड, ये जो गैप है बिटवीन द डिमांड एंड कैपेसिटी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड आने वाले टाइम में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 90 to 95% भी इसका यूटिलाइजेशन रेट जा सकता है फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। एंड अगर हम लोग बात करेंगे फॉर द रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, तो इसको मेजर करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज यूज्ड इन द एविएशन सेक्टर एज वेल, दैट इज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल। अब एग्जाम्पल से अगर हम लोग यहाँ पर इसको समझे, तो मान लो एक साल में एक ही एयरलाइन है, इट्स जस्ट अ रफ एग्जाम्पल, एक ही एयरलाइन है, इंडिगो पकड़ लो, एंड उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, जो जो उसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो 100 है। एक प्लेन है, 100 कैपेसिटी है। अब पूरे साल में जितनी बार भी ये कैपेसिटी ट्रैवल होती है बाय द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जैसे कि पूरे साल में 1000 बार, यानी कि अगर आप ये भी समझना कि यहाँ पर किलोमीटर्स कितने ट्रैवल हो रहे हैं, पैसेंजर्स कितने उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ पैसेंजर्स अगर 1000 है इन द ईयर जो ट्रैवल किया है, एंड इन 1000 लोगों ने, ठीक है, एक पर्टिकुलर एयरलाइन ने अगर 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया है टोटल, तो 1000 into 1000, दैट विल बी दी किलोमीटर्स रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर ट्रैवल। तो ये कितना हो गया आपका, अराउंड 1 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अराउंड 1 किलो यानी कि 10 मिलियन, 10 मिलियन के अराउंड ये हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आप ये समझना कि जो डिमांड है एंड कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन है, इसके बारे में हम लोगों को टाइम टू टाइम एनालिसिस करना है, हर क्वार्टर्स में एनालिसिस करना है बिटवीन और दी एयरलाइंस प्रेजेंट। एंड कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी इसकी डिमांड भी आगे जाकर बढ़ेगी, अगर कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क नहीं आ जाता है, जैसे कि कोविड-19 आ गया। आई होप ऐसा नहीं आए आए आगे जाकर। सो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट द राइज ऑफ एमआरओ सर्विसेज। अब कहीं ना कहीं आप ये समझना कि एयरक्राफ्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स की साइज बढ़ेगी, एयरपोर्ट्स की साइज बढ़ेगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, तो यहाँ पर डिमांड ऑफ एमआरओ सर्विसेज हमेशा रहेगी। ठीक है, एमआरओ सर्विसेज अब दो सेगमेंट में है। अब एमआरओ सर्विसेज एयरक्राफ्ट का भी होता है, एमआरओ अब यहाँ पर एयरपोर्ट्स का भी होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले पर्टिकुलरली अबाउट द एयरपोर्ट्स, एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इट विल बी टोटली अबाउट द एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पर आप ये समझना कि जितने भी एमआरओ सर्विसेज होते हैं वो पीपीपी मॉडल में होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। एंड आगे जाकर अगर हम लोग इसको समझें, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे अबाउट द एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। व्हाट इज़ द एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज? अगर एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आप ये समझो कि कभी भी आप फ्लाइट पे आप ट्रैवल करते हो, आप ऑन बोर्ड करते हो, आपका बैगेजिंग होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर स्मार्ट एयरपोर्ट टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन ऑल दी एयरपोर्ट्स, जहाँ पर बायोमेट्रिक हो गया, बैगेज हैंडलिंग हो गया, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएगी, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी प्रोवाइड कराती है। ओके, सो अगर यहाँ पर आप एयरपोर्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन देखोगे, तो प्राइवेट एंड स्टेट एयरपोर्ट यहाँ पर 58 है, इंटरनेशनल 34 है, डोमेस्टिक 112 है, एंड कस्टम एयरपोर्ट्स जो गुड्स को ट्रैवल करती है बाहर या फिर डोमेस्टिकली, दैट इज 11। सो अब यहाँ पर आप कंपनीज को देखोगे कि व्हाट आर दी कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन एमआरओ एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना कि बहुत सारी कंपनीज जो है पीपीपी मॉडल में भी है,
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी करेंटली काम कर रही है। तो एक जीएमआर लिमिटेड करके कंपनी है, दैट इज़ दी एंगेज्ड इन एमआरओ सर्विसेज एंड कहीं न कहीं ये दिल्ली, हैदराबाद एंड और सारे ओवरसीज़ लोकेशंस में भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। फिर है जीवीके सर्विसेज, ये 15 साल पुराना कंपनी है दैट इज़ एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई एयरपोर्ट्स, बैंगलोर एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट्स एज़ वेल। अगर अदानी की बात करें, अदानी एंटरप्राइजेस, वो भी करेंटली गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड बहुत सारे साउथ इंडियन एयरपोर्ट्स जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, उसमें भी एमआरओ सर्विसेज में मौजूद है। सीमेंस एक पर्टिकुलर कंपनी, इट्स ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, वो भी स्मार्ट एयरपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट लॉजिस्टिक, ई मोबिलिटी, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी सिस्टम्स में ये प्रोवाइड कर दिए एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट्स एज वेल। हिताची एनर्जी को भी आप यहाँ पर अगर देखोगे, सो वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटलाइजेशन, एयर एनर्जी सॉल्यूशंस एंड जो सपोर्ट टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी। यानी कि कभी भी कोई पैसेंजर आता है एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट में, वहाँ पे उसको बैगेज कराना पड़ता है, कस्टम्स में जाना पड़ता है, ऑनबोर्ड करने के लिए जो भी सिस्टम्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज है, वो हिताची एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी कंपनीज जो है करेंटली इट इज़ अ लिस्टेड कंपनीज। आगे जाकर हम एनालिसिस करेंगे अबाउट द कंपनीज, ये जितने भी कंपनीज है लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इनके बारे में एनालाइज करेंगे एंड कौन सा पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें एक स्टॉक को पकड़कर इन्वेस्ट करना है उसको भी देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्कस इज द एयरपोर्ट्स अंडर डेवलपमेंट एंड इसमें कितने सारे एयरपोर्ट्स अभी डेवलपमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में। द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पीपीपी मॉडल्स में है, वो डेवलपमेंट में है, ठीक है, वो सारे एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट में है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, जो कि हम लोग ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में ऑलरेडी प्रोजेक्ट हुआ है, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं या रीडेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब एक नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है, पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था, बंजर जमीन थी, वहां पर नया एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है एंड वो जो मॉडल अपनाता है दैट इज द ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल मीन्स इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का साइज देख सकते हो कि इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं अंडर दी पीपीपी मॉडल एंड ईपीसी मॉडल। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि उसका करंट स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट स्टेटस, कंसेप्चुलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो अंडर दी ईपीसी या तो पीपीपी मॉडल के अंदर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज दी सक्सेसफुल पीपीपी प्रोजेक्ट्स, यानी कि अभी तक जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है, उसमें से कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो रिकंस्ट्रक्ट हुई है, उसका रेवेन्यू शेयरिंग क्या है। जैसे यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। यहाँ पर जो कंपनीज है दैट इज द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, उनके साथ एआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने पीपीपी मॉडल के साथ इनके साथ इंटीग्रेट किया था। एंड जो MIAL यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उनका जॉइंट वेंचर था विद अ पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी। और वो कंपनी कौन सी थी, दैट वाज दी GVK इंटरप्राइजेस। सेम यहाँ पर अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, तो उनका भी पार्टनरशिप था विद दी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिन्होंने जॉइंट वेंचर किया था विद दी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एंड राजीव गांधी को भी देखोगे आप, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन्होंने भी पार्टनरशिप किया था विद दी GMR हैदराबाद, और उन्होंने डायरेक्टली किया था, ओके। एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने भी एक पर्टिकुलर यानी कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2001 एंड वो सारी उन कंपनीज के साथ उन्होंने पीपीपी मॉडल में इंटीग्रेट किया था एंड रिकंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था दैट वाज रिकंस्ट्रक्टेड विद द ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड एंड ग्रीनफील्ड दोनों दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। एंड सेम अगर हम लोग देखें कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू दी गवर्नमेंट टुवर्ड्स दैट 26% इक्विटी कैपिटल, यानी कि गवर्नमेंट ने 26% इक्विटी यहाँ पर लिया था, इक्विटी यानी कि ओनरशिप इन दी पार्टनरशिप। एंड यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू इनको रिटर्न्स दिया जाता था। तो ये एक डील साइन होती है बिटवीन दी पार्टनरशिप कि कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होगा, वो फीस के थ्रू होगा, रेवेन्यू के थ्रू होगा, या तो डिविडेंड के थ्रू होगा, ओके। सो कहीं ना कहीं दिस इज दी मेन टारगेट टुवर्ड्स ऑल द इन्वेस्टर्स की कौन सी कंपनीज है इसके अंदर, उसी को हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस किया अभी। एंड डिस्कस सेकेंड पार्ट आगे जाकर आएगा विच विल बी मोर डिटेल अबाउट द एयरक्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। कौन सी कंपनीज एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है, कौन सी कंपनीज एयरक्राफ्ट में MRO सर्विसेज देती है,
कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, कौन सी अनलिस्टेड है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का एंड है। एंड करेंटली हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर दी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स। ट्रेडिंग सर्विसेज भी है, एफ सर्विसेज भी है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी है। हमारे वेबसाइट foxesfinancial.in में ज़रूर आप विजिट करें, एंड यू कैन सी दी प्लान्स एंड प्राइसिंग। एंड वन मोर थिंग, देर इज़ अ वेलकम ऑफर फॉर ईच एंड एवरी न्यू मेंबर्स जो ऑनबोर्ड होंगे हमारे साथ। दैट विल बी ₹1 वेलकम ऑफर। तो फर्स्ट मंथ हमको हम सर्विसेज देंगे विद दी प्राइसिंग ऑफ ₹1। हम इसको जीरो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द compliance इशूज। सो कहीं ना कहीं ₹1 में हम चार्ज कर रहे हैं, एंड दे विल बी ऑनबोर्डेड विद अस। सो ट्राई दो सर्विसेज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। एंड प्लीज शेयर इट विथ योर इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दी पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स। So thank you for watching.